हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया सर। आज बताओ क्या मेरे बच्चे। आज का टॉपिक आपका याद कीजिए, हमारा थर्ड टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर, ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, कोलेट्रल का मतलब एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी आपके एग्ज़ाम में इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं। तो मैंने थ्योरी आपके बुक में मैंने दिया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है। मैं वो थ्योरी न्यूमेरिकली आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना? आप दिमाग शांत रखना। बच्चे इस टॉपिक को रटते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप रटें। आपको बातें समझनी मेरे बच्चे, तो आप लिखना बंद करेंगे, लिखना बंद करेंगे और ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। लिखना बंद कीजिए आप। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं आपको, एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। मैं इमेजिन किया हुआ, ऐसे ही एज्यूम किया हुआ कुछ फिगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको ये बनाना नहीं है बैलेंस शीट, बस मेरी बातें सुननी है। इस कंपनी में मशीन है मेरे बच्चे। मान लो मशीन एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो ये आपका 8 लाख का अमाउंट है, 8 लाख रुपए। और जो अदर एसेट्स हैं, बाकी के जो एसेट्स हैं, वो कहता है कि 22 लाख का। बहुत ध्यान से इसका मतलब समझना, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 30 लाख रुपीज। ये 30 लाख कहाँ से आया जी? तो एज शेयर कैपिटल, यानी कि ओनर ने क्या किया है, मान लो इसमें से 10 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। और इस कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी का अपना जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने 20 लाख रुपीज किया है। मतलब कमा कमा के, प्रॉफिट कमा कमा के जो पैसे लगाए हैं, और ये बैलेंस शीट टैली कर रहा है। मेरे बच्चे, आज क्या हुआ कि इस कंपनी को एक लोन की रिक्वायरमेंट आई। इनको एक लोन चाहिए। कंपनी चले गई एचडीएफसी बैंक के पास। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बिल्कुल समराइज्ड वे में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, क्या मतलब निकल के आता है। ये कंपनी गई एचडीएफसी बैंक के पास, बोली बैंक भैया हमें एक लोन चाहिए। बैंक ने कहा कितना चाहिए? कहा कि यार हमें एक लोन चाहिए और लोन का अमाउंट हमारा है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए चाहिए। बैंक ने पूछा कितने समय के लिए? आप बताओ पीरियड ऑफ लोन। हमने कहा कि लोन का जो पीरियड है वो 10 ईयर्स, 10 साल के लिए चाहिए। बैंक ने कहा कि मैं इस पे आपसे 12% का इंटरेस्ट लूंगा। बोला कि डन। मतलब एग्रीमेंट जो हुआ मेरे बच्चे, एग्रीमेंट जो हुआ कि ये जो 10 साल का पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साल के लिए लोन दिया गया। एग्रीमेंट हुआ कि कंपनी 10 साल तक, 10 ईयर्स तक इस 6 लाख पे 12% के हिसाब से इस बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी 10 साल तक। और 10 साल गुजरने के बाद ये कंपनी क्या करेगी? 6 लाख रुपीज इनको वापस कर देगी, यानी कि लोन का अमाउंट। ऐसा इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ। बैंक कहता है कि मैं लोन देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कि कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया, या 10 साल के बाद जो लोन का अमाउंट आपको वापस करना है, कितना जी? 6 लाख। अगर इसमें कोई डिफॉल्ट किया तो मैं अपनी सिक्योरिटी बेचकर पैसा रिकवर कर लूंगा। मेरे बच्चे, बैंक कंपनी ने कहा कि ठीक है, ये जो मेरा मशीन है, इस मशीन को मैं आपको देता हूं सिक्योरिटी के रूप में, जो 8 लाख का है। देखो, सिक्योरिटी के रूप में देने का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी के रूप में देने का मतलब होता है कि जो मशीन है मेरे बच्चे, जो मशीन है, ये मशीन कंपनी के पास ही रहेगा। कंपनी ही मशीन को यूज करेगी। लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट के पेमेंट में या फिर लोन के पेमेंट में अगर डिफॉल्ट करती है, तो क्या होगा? ये बैंक इस कंपनी से मशीन लेके चला जाएगा और मशीन को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे सिक्योरिटी का मतलब ये ऐसा नहीं कि मशीन आज ही बैंक के पास चला गया, आपके पास ही रहेगा। बैंक ने कहा कि ठीक है जी, हम आपको लोन देने को तैयार हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बैंक के दिमाग में एक एक बात क्लिक की अचानक ही। मैं बताता हूं क्या, मैं उस समय साथ में था बैंक के, मुझे याद है। बैंक ने कहा कि यार आप हमसे 6 लाख का लोन दे ले रहे हो और 8 लाख रुपए की सिक्योरिटी। चलो ठीक है, बात समझ में आता है। लेकिन ये 8 लाख जो मशीन की वैल्यू है वो आज है। आज जरा सोचो ना, अगर 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी
अगर आपने लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, 6 साल के बाद इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है, अगर आपने इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, फिर मैं क्या करूँगा? तो ठीक है जी, अगर ऐसा होता है तो आप मेरा मशीन लेके चले जाना, मशीन को बेच के पैसा रिकवर कर लेना। लेकिन सोचो ना कि जो मशीन आज 8 लाख का है, क्या 6 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 8 लाख रहेगी क्या? आप बताओ, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं। मशीन एक डेप्रिशिएबल एसेट्स है। आज उस मशीन की वैल्यू 8 लाख है, लेकिन आज से 5, 6, 7, 8 साल के बाद उसकी वैल्यू 8 लाख नहीं रहेगी सर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और मान लो मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, अगर ये कंपनी यहाँ पे पेमेंट करने में इंटरेस्ट का डिफॉल्ट करती है और बैंक आपका मशीन बेच कर अगर मान लो सिर्फ वो 5 लाख ही रिकवर कर पाता है, मतलब जो मशीन यहाँ पे 8 लाख का था, मान लो उसको बेच के 5 लाख ही मिल पाया, तो फिर तो बैंक तो परेशान हो जाएगा। आप समझो मेरी बात? अरे बैंक ने 6 लाख रुपए का कर्ज दिया था, अभी आप इंटरेस्ट से डिफॉल्ट किए तो 6 के बदले में 5 ही तो मिल पाया। 1 लाख रुपए बैंक का डूब जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि हमारे देश में ये नियम है कि अगर आपने सिक्योरिटी के रूप में जो चीज लिया है, सिर्फ उसी को बेचकर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। आप इस कंपनी के जो बाकी एसेट्स हैं उनको नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने सिक्योरिटी सिर्फ मशीन लिया था, तो आपको मशीन को बेच के ही आप पैसा रिकवर कर सकते हो। मेरे बच्चे, उस केस में तो बैंक परेशान हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, दिक्कत क्या निकल के आ रही है? क्योंकि आज 8 लाख का है, ये तो बाद में 2-3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का हो जाएगा। और अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो फिर मेरा पैसा तो रिकवर नहीं हो पाया, फिर तो काम खराब होगा। मेरे बच्चे, इसी बात से डरकर बैंक ने कंपनी को कहा कि आप जो मशीन मुझे दे रहे हो, मैं इसको प्रिंसिपल सिक्योरिटी मानूंगा। प्रिंसिपल का मतलब मेन सिक्योरिटी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, यानी कि और भी हमें कुछ सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, एडिशनल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका विश्वास मेंटेन करता हूं, ऐसे मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए ये लो, हमारे कंपनी का ये आपका 12% डिवेंचर है। ये हमारे कंपनी का 12% डिवेंचर है, और ये 12% डिवेंचर में आपको बताओ कितने की सिक्योरिटी चाहिए, बताओ कितने की? बैंक ने कहा कि आप हमें 10 लाख रुपए का दे दो। तो चलो ठीक है, हमने 10 लाख रुपए का डिवेंचर्स आपको दिया सिक्योरिटी के रूप में। रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के रूप में। मेरे बच्चे, जब तक ये कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट करती है या 10 साल गुजरने के बाद लोन का पेमेंट कर देती है, यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो ना तो इस सिक्योरिटी का और ना ही इस सिक्योरिटी का कोई मतलब बनता है। सिक्योरिटी का मतलब तभी बनेगा अगर आप डिफॉल्ट करोगे, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट में, चाहे लोन का पेमेंट में। लेकिन अगर आप टाइम से सारे पेमेंट किए जा रहे हो, तो ये सिक्योरिटी हो चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मशीन भी आपके पास है और ये भी एक कागज ही तो है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता मेरे बच्चे, अगर सब कुछ मैं ठीक से करता हूं तो। लेकिन हाँ, अगर मान लो 6 साल के बाद यहां पे डिफॉल्ट करता हूं, अगर यहां पे डिफॉल्ट करता हूं, तो ये जो HDFC बैंक है ना, पहले मेरा मशीन लेके जाएगा, क्योंकि दिस इज प्रिंसिपल सिक्योरिटी। वो मशीन ले जाकर बेच देगा मेरे बच्चे। अगर मान लो मशीन बेच के मान लो कि 6 लाख रुपीज रिकवर्ड हो गए, तो उस केस में आपका लोन रिकवर्ड हो गया ना, फिर इस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने मशीन को बेच के जो पैसा आया उसी से लोन का रिकवर्ड हो गया। फिर अगर मशीन 6.5 लाख में बिका तो मेरे बच्चे 6.5 लाख में आपका जो लोन है, और अगर कुछ इंटरेस्ट बकाया होगा तो उसको काट के बाकी पैसा बैंक इनको वापस कर देता है, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मेरा पैसा रिकवर्ड हो जाए। समझो मेरी बात? तो सिक्योरिटी में मैं अभी कंसाइज वे में चल रहा हूं कि अगर मान लो यहां पे डिफॉल्ट होता है, तो बैंक पहले मशीन बेचेगा। अगर मशीन बेचकर ही लोन का रिकवरी हो गया, तो फिर इस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मशीन मान लो यहां पे 4 लाख में बिकता है, मशीन जो हमारा है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, अगर 4 लाख में बिकता है, तो बैंक का 6 लाख का कर्ज था, कर्ज 6 लाख का था, रिकवरी 4 लाख का हो गया, 2 लाख अभी और बच गए।
जो बैंक को चाहिए। तो पता है क्या होगा, ध्यान सुनना, जो अभी तक प्रिंसिपल सिक्योरिटी से पे नहीं हो पाया मेरे बच्चे, ये जो डिवेंचर है ना, इसमें यहाँ पे एक जगह होता है, उस जगह पे 2 लाख रुपीज फिल कर दिया जाएगा। 2 लाख का मतलब जो पैसा अभी आपको बैंक को नहीं मिल पाया सिक्योरिटी प्रिंसिपल बेचकर भी, और इसका फिर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि बैंक को तो सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए। अगर 4 लाख रुपए बेच के मिल गया तो बाकी 2 लाख से डिवेंचर्स के आप मालिक बन जाओगे। यानी कि बैंक जो है, बैंक का जो लोन था मेरे बच्चे, लोन आपका डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो बैंक वाला है, बैंक जो है, ही क्लेम्स ऑल द राइट ऑफ बीइंग ए डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर के जितने राइट्स होते हैं वो क्या होगा, वो क्लेम करना शुरू कर देंगे। सर क्या फायदा हुआ इससे बैंक को? मेरे बच्चे, अगर आपका दिमाग कहता है कि यार बैंक का लोन अगर डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया तो बैंक को क्या फायदा हुआ, मुझे समझना होगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, यहाँ भी 12% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 12% था, और अगर हमने इस लोन पे यहाँ डिफॉल्ट किया तो डिवेंचर पे भी तो इंटरेस्ट पे करना डिफॉल्ट कर दूंगा। मतलब कंपनी अगर डिफॉल्टिंग हो चुकी है तो फिर कोई बात ही नहीं है जी, वो तो यहाँ भी डिफॉल्ट कर देगी। तो लोन को इस डिवेंचर में कन्वर्ट करने से क्या फायदा हुआ? एक दिमाग में और आइडिया आता है कि सर बैंक इस डिवेंचर्स को मार्केट में बेच देगी और पैसा रिकवर कर लेगी। ना बच्चे, ये डिफॉल्टिंग कंपनी का डिवेंचर्स कौन परचेज करेगा? क्या आप परचेज करोगे? क्या जो कंपनी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए उसका डिवेंचर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। फिर सर बताओ ना कि बैंक का जो 6 लाख में 4 लाख तो रिकवरी हो गया, चलो समझ में आता है, और 2 लाख का जो लोन आपका है अगर हमने डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पे बैंक को क्या फायदा होगा? मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, आपको पता होगा और बच्चों को पता नहीं होता। इसका फायदा बता रहा हूं। जब तक ये लोन था तो बैंक के पास सिर्फ मशीन सिक्योरिटी थी, लेकिन लोन को जब डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चे, डिवेंचर्स हमारे कंट्री में सिक्योर्ड होते हैं। डिवेंचर्स हमारे देश में सिक्योर्ड होते हैं बाय फ्लोटिंग चार्ज, FLOATING, फ्लोटिंग चार्ज। सर फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे, फ्लोटिंग का मतलब होता है कि जितने भी डिवेंचर, जिनके पास भी डिवेंचर है, वो कंपनी के सारे एसेट्स पे उनकी सिक्योरिटी होती है, सारे एसेट्स पे। मतलब कि जब लोन को आपने डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे बच्चे उस केस में इस कंपनी के जो दूसरे एसेट्स हैं इन पे भी बैंक की सिक्योरिटी आ जाएगी और बैंक इनको भी बेचकर पैसा रिकवर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बता रहा हूं शॉर्ट में कि अगर हमने डिवेंचर्स इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल का मतलब होता है इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तो लोन का जो पेमेंट करना मेरे बच्चे, इसके लिए पहले क्या होगा, मेन सिक्योरिटी बेचा जाएगा। अगर इससे पैसा रिकवर नहीं होता तो एडिशनल सिक्योरिटी जो आपका था डिवेंचर्स, जितना से पेमेंट नहीं हो पाएगा उतने से लोन डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में ये बैंक डिवेंचर होल्डर के सारे राइट्स क्लेम करना शुरू कर देगा। राइट्स कौन सा? तो अब इन शॉर्ट कि जो बाकी एसेट्स है इनको भी बेचने का इनको अधिकार आ जाएगा। मतलब बैंक पूरी तरीके से सेफ है। मेरे बच्चे, यहां पे दोनों को फायदा हुआ। एक तो इनके पास सिक्योरिटी अगर पहले से कम था तो क्या हुआ, एक कागज के रूप में सिक्योरिटी दिया और काम पूरा हो गया। मुझे पता था कि मैं टाइम पे पेमेंट करूंगा। बैंक भी सेफ हो गया क्योंकि बैंक को जो सिक्योरिटी आपने दिया था, अगर वो सिक्योरिटी से उनका रिकवरी कल को नहीं हो पाता इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो बाकी जो हमारे आपका अमाउंट था उसे हम डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे एसेट्स को बेच कर भी पैसा रिकवर कर लेंगे अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ध्यान सुनना, मैं आपको बताऊं, इसकी थ्योरी मैंने बुक में दिया हुआ है। इसका क्या होगा जी, डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल का मतलब कि एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू सम प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अगर इफ द लेंडर जिसने लोन आपका लिया है, ही पेज द अमाउंट ऑफ लोन or the interest on due date, there is no any meaning at all of principal or the additional security. But if he failed to pay the amount of interest or the loan amount, then firstly HDFC Bank will sell the principal security, and if the amount shortfalls, if the full amount is not realized, so by the remaining amount his loan is converted into debentures and he claims all the rights of being a debenture holder. मतलब लोन को डिवेंचर में कन्वर्ट किया जाएगा
और बाकी शेयर्स को बेचने के भी राइट हमारे पास आ जाएंगे। ये आपका होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने बुक में थ्योरी दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पर बच्चे ये तो थ्योरी हुआ, हमें सीखना है कि इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब हम इसकी रिकॉर्डिंग्स कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे सीखना है मेरे बच्चे। मैं यहाँ लिख दूँ, लिखिए मेरे साथ आपका इसके अंदर में, थ्योरी के बाद हमें सीखना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। लिखो ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि रिकॉर्डिंग्स कैसे होगा अकाउंट्स में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका कैसे होगा। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 18 पे जरा आओ, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आप देखो ना क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है, यहाँ से क्लैरिटी आपको आएगी। कहता है 18 में, मिला आपको क्वेश्चन नंबर 18? सर हाँ सर मिला, मैंने 17 तक करा दिया था पिछली क्लास में, 18 क्वेश्चन है मेरे बच्चे। कहता है कि एक्स लिमिटेड, 18 पढ़ रहे हैं आप, obtained a loan of 8 lakhs from State Bank of India, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8 लाख का लोन लिया, and issued 10,000 debentures of 100 each as collateral security, मतलब हमने कुछ और भी सिक्योरिटी के रूप में दिया होगा, उसके साथ साथ हमने 9% डिवेंचर्स भी इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बोलता हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट, बोलता बताओ बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। पर बच्चे मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी का जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से होता है आपके बैलेंस शीट में, 2 तरीके से। तो मैं आपको पहले मेथड 1 बताता हूँ। मेथड 1 आपका देखो जरा, मेथड 1 क्या है। आप एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाओ, क्योंकि ये बैलेंस शीट में हमें बताना है कैसे जाएगा जी। बैलेंस शीट आपका ये वर्टिकल है मेरे बच्चे, और छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि हमें बस इसी का ट्रीटमेंट आपको समझाना है। ये छोटा सा बिल्कुल, ये रहा हमारा नोट्स टू अकाउंट, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट कॉलम, और यहाँ पे हमारा ये अमाउंट कॉलम आ गया। आप देखो लोन लिए हो, लोन यहाँ पे लिया आपने 8 lakhs का फ्रॉम आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लोन तो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी साइड में आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर मेरे बच्चे एक हेडिंग होता है आपका यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज। सर ये हेडिंग हमें कब सिखाओगे मेरे बच्चे? डिटेल में सिखाऊंगा जब मैं आपको फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी बताऊंगा। अभी जितना बता रहा हूँ बैलेंस शीट का पार्ट उतना ही समझें। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में आपका एक हेडिंग होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आपने लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में आप यहाँ पे दिखाएंगे, और आप एक काम करना, इसको हमें समझाना है नोट्स टू अकाउंट में, तो नंबर 1 लिख दो आप यहाँ पे, नंबर 1। इसको मैच नहीं करना हमने, बस हमें इसका ट्रीटमेंट बताना है। और मेरे बच्चे नीचे में आ जाइए, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। आप यहाँ पे नंबर 1 में दिखाएं लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है इन केस ऑफ कंपनी। तो ये लॉन्ग टर्म बोरविंग्स का डिटेल मैं दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। लोन हमने किससे लिया है जी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो आप एक काम करो, इसमें लिखो पहले लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम SBI कहते हैं, आप SBI भी लिख सकते हैं। जरा बताओ कितने का लोन लिया हमने? सर 8 lakhs का। तो आप यहाँ पे 8 लाख रुपए लिख दो मेरे बच्चे। बस आपको ब्रैकेट में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये लोन जो है वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाय क्या जी? इशू ऑफ कितने डिवेंचर्स थे? तो 10,000 9% डिवेंचर्स सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाले हैं, ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस मेरे बच्चे आपको ये बातें ब्रैकेट में बतानी पड़ेंगी और काम पूरा हो गया। ये आपका 8 lakhs का अमाउंट निकल के आ गया
और ये 8 लाख आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। हमें बैलेंस शीट टैली भी नहीं करना। ये नहीं कि एक बात दिमाग में आ सकती है कि सर 8 लाख का लोन आया तो बैंक में भी तो पैसा आया होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक दिखा सकते हो, बट वो पूछ ही नहीं रहा। वो कहता है बताओ कि आपका जो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर हमने किसी से लोन लिया है और हमने डिवेंचर्स इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मेरे बच्चे बस यही बताना है कि लोन जो होगा ठीक वहाँ पे ब्रैकेट में आपको बताना होगा। ये कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है कि जो भी डिवेंचर्स आपने इशू किया एज कोलेटरल आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि ये लोन जो है वो इससे सिक्योर्ड है। बस मेरे बच्चे इतना ही काम करना। एक्चुअली इस टॉपिक का नॉलेज रखना ही मार्क्स दिलाना है और कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया आपका यहाँ पे दिखाया इस तरीके से। ये काम ये अगर ये ना लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है। ये पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका, मेथड 1। सर और क्या तरीका है? एक और तरीका दिखाता हूँ मेरे बच्चे, मेथड 2। मेथड 2 सेकेंड मेथड। पता है इसमें क्या करते हैं? मेथड 2 में पहले हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। मेथड 2 में एक एंट्री पास होता है, ये जो आपने डिवेंचर्स इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसकी हम एक एंट्री पास करते हैं मेरे बच्चे। क्या एंट्री पास करते हैं? सुनो ध्यान से। देखो आपने डिवेंचर्स तो इशू किया, आपने 9% डिवेंचर्स तो आपने इशू किया, कोलेटरल से ही, लेकिन आपने डिवेंचर्स इशू तो कर दिया। जब डिवेंचर्स इशू हो गया तो लायबिलिटी आपके ऊपर में बढ़ गई। कितने डिवेंचर्स इशू किया था जी? 10,000। कितने रुपए वाला? 100 रुपीज़ वाला। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 लाख से पहले मैं डिवेंचर्स की लायबिलिटी को बढ़ा दिया। 10 लाख से हमने बढ़ा दिया। लेकिन जरा बताओ कि क्या सचमुच में ये आज कोई कर्ज है क्या? क्या हमने डिवेंचर्स किसी को अगर सिक्योरिटी के रूप में दिया है तो क्या आज कोई कर्ज है क्या? नहीं सर नहीं, आज कर्ज नहीं है। वो आज कर्ज नहीं है, फ्यूचर में बन सकता है अगर मैं डिफॉल्ट करूं तो पता है मैंने जो लायबिलिटी बढ़ाया ना, मैं इसको कैंसिल करूंगा ऊपर में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखकर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखकर मेरे बच्चे ये हम क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपीज यहाँ पे कैंसिल। मतलब जो हमने लायबिलिटी बढ़ाया पता नहीं आगे लायबिलिटी बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है, तो हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखकर इसको कैंसिल किया। और नरेशन लिख देना बीइंग क्या जी, तो आपके इशू ऑफ हमने इशू किया है कितना? 10,000 9% डिवेंचर, 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नरेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या लिख दिया मैंने? कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम किससे जी? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस ये आपने क्या किया, एक पहले एंट्री पास किया। मेरे बच्चे पहले वाले मेथड में कोई भी एंट्री पास नहीं हुआ, सीधे हमने बैलेंस शीट में दिखाया। लेकिन सेकंड मेथड में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री पास करनी होती है। और फिर मेरे बच्चे इस एंट्री के बाद आप बैलेंस शीट जो बनाएंगे, ध्यान रखना बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, ये एक्सट्रैक्ट कहा जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे बस कुछ एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं। आपने क्या करना होगा, ये देखो ये हमारा आपका उसी तरीके से आपका छोटा सा एक तो नोट्स टू अकाउंट यहाँ, और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया, अमाउंट कॉलम। मेरे बच्चे आपका यहाँ पे लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं ये सारी बातें डिटेल में आपको दोबारा समझाऊंगा जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, अभी तो बस सीखते चलो। इसमें आपका ये जो हमने लोन लिया है मेरे बच्चे, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटी आपने। और इसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे जी? लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। ये लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर में आपका दिखाया जाएगा, और इसका डिटेल मैं आपको नंबर 1 में दिखाता हूँ। आओ ना, नीचे में नोट्स टू अकाउंट, जितनी बातें आप बैलेंस शीट में लिखते हो उनका डिटेल जो है वो नीचे लिखा जाता है। अब तो नंबर 1 में आपका क्या है जी? नंबर 1 में आपका लॉन्ग टर्म बोरविंग्स।
इसमें मैं क्या करूँगा, ये देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में मेरे बच्चे लोन आपका था, आप लिखो पहले लोन फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का हमने लोन लिया था जी? सर लोन तो 8 लाख का था, तो आप पहले यहाँ पे 8 लाख का अमाउंट लिख दो बाहर में। और मेरे बच्चे फिर आप क्या करोगे, अब इसका इम्पैक्ट आपको लेके आना पड़ेगा। पता है यहाँ पे लिखना होगा आपका, यहाँ पे लिखना होगा कितने हमने डिवेंचर्स दिए थे जी? 10,000 ना। तो आप इसके नीचे में लिखेंगे, इसी के नीचे में 10,000, ये 10,000 आपका 9% डिवेंचर्स issued एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और वो कितना अमाउंट आपका है? तो 10 लाख। इसको अंदर लिखना यहाँ पे 10 लाख। और मेरे बच्चे यहीं से आप क्या करना, इसको यहाँ से माइनस कर देना, मतलब आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो 10 लाख आप यहाँ से माइनस कर देंगे। इसका इम्पैक्ट कुछ बाहर जाना ही नहीं है, ये तो सिक्योरिटी है। अरे सिक्योरिटी जो दिया वो अगर हमने एंट्री कर दिया 10 लाख, तो 10 लाख लिखो, लेकिन सस्पेंस अकाउंट को यहीं पे कैंसिल करके बाहर में उसके इम्पैक्ट को मत आने देना। ये हमारा 8 लाख बराबर हो गया। सर ऐसा क्यों करते हैं? ये तरीका है मेरे बच्चे, तरीका है। आप 8 लाख का यहाँ पे दिखाइए। आप फर्क देखो, इस मेथड में कोई एंट्री पास नहीं हुआ, बट यहाँ पे आपका एंट्री पास किया गया। इस मेथड में हमने कहीं पे डिवेंचर सस्पेंस का नाम यूज नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस यूज किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 10 लाख को यहाँ पे लिखेंगे और डिवेंचर सस्पेंस को इसी में माइनस करके बाहर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, 8 लाख का ही अमाउंट यहाँ पे जाएगा। दिस इज द वे टू प्रेजेंट आपका सेकेंड मेथड। सर हम एग्जाम में कौन से तरीके से करेंगे? मेरे बच्चे एग्जाम में अगर मेथड ना बताए तो दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में बता दे कि विदाउट जर्नल एंट्री तो फिर मेथड 1 हो गया, अगर कहता है कि विथ जर्नल एंट्री तो आपका मेथड 2 हो गया, या कह दे कि बाय ओपनिंग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट तो मेथड 2 हो गया। कुछ ना बोले तो दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सर कुछ और? हाँ बच्चे एक क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बकवास है मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस टॉपिक पे भी आपको मास्टरी कराऊं। तो आओ जरा मैं अब आपको 19 क्वेश्चन भी करा देता हूं। 19 क्वेश्चन, इस पर हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो बोलता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड देयर ट्रीटमेंट। तो उस केस में जो थ्योरी मैंने आपको बताया, मैंने बुक में दिया हुआ है, आप उसको पूरा लिखेंगे और उसके बाद दोनों ही मेथड से एक आप इमेजिन किया हुआ क्वेश्चन क्रिएट कर लेना और दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखा देना। ये बेस्ट वे होता है। बाकी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हम उसके ऊपर भी इसको समझेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये तो 18 था, हम एक क्वेश्चन की और तैयारी करते हैं यहाँ पे कि क्या निकल के आता है। 19th क्वेश्चन पे आप आएंगे, आप यहाँ पे 19th क्वेश्चन पे आएंगे और देखते हैं कि क्या निकल के आता है मेरे बच्चे 19th क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे आओ जरा सॉल्यूशन करेंगे 19th क्वेश्चन का। मैं लिख दूँ यहाँ पे, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 19th क्वेश्चन का। पढ़ो ना, कुछ नया चीज़ होता नहीं, सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलते हैं। 19 पढ़ो क्या बता रहा है। कहता है कि ए लिमिटेड ने इशू किया 5,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड ऑल्सो रेज्ड अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। एक मिनट बहुत ध्यान से। एक तो कहता है कि 5,009% डिवेंचर इशू किया एट पार, ये कोलैटरल नहीं है, ये हमने पब्लिक को बेचा होगा, ठीक है। और कहता है कि लोन भी लिया 80,000 का फ्रॉम ए बैंक। हाँ, इस लोन पे कोलैटरल इज सिक्योर्ड बाई ₹1 लाख 9% डिवेंचर। मतलब एक तो डिवेंचर हमने पब्लिक को इशू भी किया है और एक डिवेंचर हमने एज कोलैटरल सिक्योरिटी भी दिया है लोन के ऊपर में। हाउ विल बी द डिवेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज पास्ड जर्नल एंट्री मेथड 2 मेरे बच्चे फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल इन द बुक्स। बोलता है कि जरा बताओ, यानी कि उसने साफ साफ कह दिया मेथड 2 से आपको सॉल्व करना है। तो आओ ना मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। मैं 19 में यहाँ पे आपका मेथड 2 में पहले हम क्या करते हैं, वी पास जर्नल एंट्रीज। तो आओ जरा मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं। एक्चुअली ये जर्नल एंट्री कहने का मैं मतलब बताता हूँ। चलो मैं जर्नल एंट्रीज पहले कर दूँ।
में कई सारी एंट्री। एक तो पहले वो जो डिवेंचर्स इशू किया था एट पार पे, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड टू आपने डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर एप्लीकेशन जाएगा आपका डिवेंचर अकाउंट में। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, 9% डिवेंचर अकाउंट। बताओ कितने का डिवेंचर इशू किया है जी? 5000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख का। ये 5 लाख के जो डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं पब्लिक को, उसकी एंट्री है। फिर कहता है कि हमने एक लोन लिया है 80,000 का। जब लोन लूंगा तो पैसे आएंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने का लोन लिया? 80,000 का। एंड टू ये लोन लिया जी फ्रॉम बैंक, तो आप बोलना लोन फ्रॉम बैंक। हमने इस बैंक का नाम नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं, लोन फ्रॉम बैंक हमने 80,000 का ये दिखा दिया। पहली एंट्री डिवेंचर्स जो इशू किया, दूसरा लोन लिया, और मेरे बच्चे तीसरी एंट्री, क्योंकि इसके लिए हमने सिक्योरिटी दिया 1 लाख का एज कोलेट्रल, तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर है जी? 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स। ये 3 एंट्रीज यहाँ पे बना, और वो कितना मेरे बच्चे? वो कहता है आपका 1 लाख रुपीज़ के 1 लाख का, तो ये 1 लाख से एंट्री हो गया। ये 3 एंट्री हमने बनाया, 3 एंट्री। लेकिन 3 एंट्री मैंने बना तो दिया, अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा। पढ़ना जरा क्या बता रहा है, पढ़ो जरा, दोबारा पढ़िए, आपको क्लियर आएगा। ए लिमिटेड issued 5,000 debentures of 100 each at par, also raised a loan of 80,000 from bank, collaterally secured by 1 lakh 9% debenture। ध्यान से पढ़ना। How will be the debentures shown in the balance sheet of a company, assuming that company has passed journal entry for issue of debentures as collateral security? कंपनी हैज पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मेरे बच्चे वो आपसे 3 एंट्री मांग ही नहीं रहा है, ये नहीं, सिर्फ ये एंट्री मांग रहा है। हाउ विल पास जर्नल एंट्री? देयर इज नो एंट्रीज, जर्नल एंट्री। एक एंट्री बताओ किसका? कोलेट्रल वाले का। तो मेरे बच्चे मैंने सिर्फ समझाने के लिए 2 एंट्री लिखा, बस सिर्फ ये एग्जाम में लिखना है, सिर्फ ये एंट्री आपको दिखाना है। और इसके बाद वो कहता है कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरे बच्चे बैलेंस शीट का अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा टुकड़ा है ना। मतलब सर क्या हम भी एग्जाम में 3 लिख के 2 को काट देंगे? नहीं बदमाश, अरे ये तो मैंने कहा कि ये 2 एंट्री जो आपका है ये नहीं पास करना, आपको तीसरी एंट्री पास करना है। मतलब मैंने समझाने के लिए कर दिया, एग्जाम में सिर्फ ये करेंगे। और ये लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट, और ये हमारा आपका आ गया अमाउंट कॉलम, ठीक है ना। ये हमारा जो आपका लायबिलिटी साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आएगा वो सब बात की बात है, पहले आप बस इसमें लिखो नंबर। यहाँ पे आपका 1 में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, माफ़ कीजिए नॉन करंट लायबिलिटी। पहले बताऊँ मैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग है मेरे बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लंबे समय की लायबिलिटी। और इसमें नंबर ए में आपका आएगा करंट लायबिलिटीज। क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में क्या क्या आएंगे वो मैं आपको शेड्यूल 1 में बताता हूं। आओ ना मैं आपको समझाऊं कि लॉन्ग टर्म बोरविंग्स का आपका नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा। लिखिए आप यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट के अंदर में, नोट्स टू अकाउंट के अंदर में नंबर 1 रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, मतलब लंबे समय के जितने सारे कर्ज हैं वो सब इसके अंदर में आ जाएंगे। जरा सुनो ध्यान से क्या क्या है। हमें एक तो डिवेंचर दिख रहा है 9% डिवेंचर, ये कोलेट्रल नहीं है, ये तो डिवेंचर से जो एक्चुअली हमने पब्लिक को इशू किया है 9% डिवेंचर। कितने थे जी, पूरा लिख दो, 5,000 थे ये 9% डिवेंचर्स। कितने रुपए वाले? ऑफ ₹100 ईच, तो ये अमाउंट आ गया 5 लाख का। एक तो ये आ गया। फिर हमने लोन लिया है मेरे बच्चे, 2 लायबिलिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म, लोन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक से लोन कितने का लिया था? 80,000 का, तो वो 80,000 यहाँ चला गया। और आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे ठीक इसके नीचे बताना पड़ता है कितने डिवेंचर्स इशू किया था कोलेट्रल में, 1000। तो 1000
आपने बताया 9% डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और वो आपका कितने का था, ये देखो ये 1 लाख, अंदर लिखो यहाँ पे 1 लाख। फिर मेरे बच्चे इसी में माइनस कर देंगे क्या जी, डिवेंचर सस्पेंस को, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, और कितना माइनस कर दिया, 1 लाख, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए एंट्री, और बाहर आपका वही रहे जो एक्चुअली लोन है। तो 5,80,000 का अमाउंट आपका, लो बात पूरी हो गई। तो कुछ परेशानी थोड़ी ही है, ये हमने यहाँ पे काम आपका पूरा किया। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ, आगे बताओ ना। हो गया मेरे बच्चे, अब कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक और भी चीज़ें बतानी है, मैं वो भी बता दूं पहले। ये तो मैंने कोलेट्रल का समझा दिया। अगर यहाँ पे एंट्री पास नहीं होता तो हम लोग क्या करते, ये दिखाते और यहाँ ब्रैकेट में सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर सच कोलेट्रल सिक्योरिटी, जैसे हमने मेथड 1 किया था। ठीक है, लीजिए ये हमने काम पूरा किया। अब बात उठती है एक और दिमाग में कि सर डिवेंचर्स इशू किया कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है, लेकिन मान लो सर 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वो डिफॉल्ट कर देता है। अगर वो डिफॉल्ट कर देता तो फिर क्या एंट्री होगा सर? फिर क्या करेंगे डिफॉल्ट के टाइम पे? उठता दिमाग में बातें हैं, आप सोच सकते हो, आप स्वतंत्र हो मेरे बच्चे कुछ भी सोचने के लिए। आप सोचो ना, आप दिमाग में सोचो, मैं जवाब दूंगा। सोचो, मतलब आप ये मत फील करो कि सर कहाँ बैठे हुए, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसे सोचूं। अरे एक बार सोचो, मेरे दिमाग में आ गया, मैं उसका जवाब दूंगा ना, क्यों चिंता करते हो? और हाँ, मैंने इसके लिए क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा कि आपका इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मान लो जो आपका सिक्योरिटी दिया गया था कोलेट्रल, और मान लो उस केस में अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर हम क्या करेंगे? देखो ना क्या बता रहा है, जी लिमिटेड, मिला आपको क्वेश्चन नंबर 20? सर हाँ सर। कहता कि जी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर्स इशू किया था 100 रुपये का एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन फॉर ₹8 लाख फ्रॉम देना बैंक। हमने एक देना बैंक से लोन लिया था, और हमने यहाँ पे लोन तो 8 लाख का था, बट सिक्योरिटी 10 लाख का था। कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज 2 लाख। ओहो, कहता है कि ये जो आपका लोन है मेरे बच्चे, ये लोन तो पेमेंट हुआ नहीं, उस पर जो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का बकाया था 31 मार्च 2018 को, वो भी आप पेमेंट नहीं कर पाए। मतलब आपका टोटल कितना बकाया हो गया जी? तो 8 लाख रुपए लोन का और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का, टोटल 10 लाख रुपए बकाया हो गया। देना बैंक on 31st March 2018 exercised the right vested it by the way of debentures being issued as collateral security। कहता है कि वो जो आपने डिवेंचर्स इशू किया था कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो आपका अब उसको उन्होंने क्या किया, एक्साइज कर दिया राइट, मतलब कि लोन को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। वो 31 मार्च 2018 की एंट्री कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं सिर्फ 31 मार्च की एंट्री नहीं बताऊंगा, मैं आपको सारी एंट्री बताऊंगा। एग्जाम में तो सिर्फ बोलता है कि 31 मार्च की एंट्री बताओ, लेकिन मैं सारी एंट्री बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझना है, आपको बहुत बड़ा बनना है। क्या रखा ये 11-12 क्लास की पढ़ाई पे, छोड़ो इसको, नहीं पढ़ना मुझे 11वीं 12वीं क्लास, नहीं पास होना। मैं सीधे सीए करूंगा, सीएमए करूंगा, सीएस करूंगा, जहां पे कुछ मजा आएगा। ये क्या फाड़ दो अपने बुक को, मतलब तोड़ दो अपने कंप्यूटर को, नहीं पढ़ना मुझे 11वीं 12वीं क्लास, मुझे सीए बनना है, सीएमए सीएस बनना है, वहां मजा आएगा। यहाँ पे क्या है जरा बताओ, एक दिन की एंट्री पूछता है। आपको अभी नहीं पता, मैं रात के 1:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1:30, 1:30 बजे रात को रिकॉर्ड करना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये आपके और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं जो हार्ड लेबर को जानते हैं। आप जब कभी
मतलब आज क्या बताओ, अभी छोटे बच्चे हो, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में बैठता है कि नहीं बैठता, लेकिन मेरे बच्चे, जब हम बड़ा इंसान बनना चाहते हैं ना, तो बड़ा काम करना होता है, मेहनत करना होता है। आपको भी कल को जब आप बड़ी डिग्री, बड़े लाइफ, बड़े अच्छे सपने देखना पसंद करना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको 1 बजे 1:30 बजे रात को भूलना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यार क्या है, दुनिया में खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाओगे, क्यों इतना मेहनत करना, लाइफ एंजॉय करो। वो पागल लोग हैं, वो सनकी है, उनका दिमाग नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अरे जब तक लाइफ है तब तक मैं एंजॉय करूंगा, और मेरा एंजॉयमेंट पढ़ाई है। जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा दिमाग ओपन नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं सोच पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, दुनिया को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो आज थोड़ा मेहनत करके क्यों ना आगे और स्ट्रांग हो जाऊं। आज हमारे देश की जो हालत है ना मेरे बच्चे, आप तो अभी घर में बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं पूरे आपका इंडिया घूमता हूँ, देखता हूँ कि कितनी गरीबी है, कितना मतलब शिक्षा की कमी हमारे देश के अंदर है। कैसे मैं बताऊँ, हमारी जो गरीबी है इसीलिए क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं यार क्या आया था खाली हाथ, क्या पागल हो गए यार। अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तो कम से कम बीच में तो हाथ भर के रखे, कि खाली हाथ ऐसी जिंदगी छोड़ दे, भीख मांगू मैं रोड पे खड़ा होके। मेहनत करूंगा, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन अपनी मंजिल को पाऊंगा। मैं जब तक मंजिल को नहीं पा लेता, तब तक चैन नहीं बैठने वाला मेरे बच्चे, तब तक नहीं बैठूंगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये मेरे शब्द है, लेकिन आपकी आत्मा जवाब दे रही है। मैं जगूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। पापा मम्मी जिस स्टेज पे आज जी रहे हैं, मुझे उनको बहुत ऊंचे तक लेकर जाना है। जो सपने आज पापा मम्मी ने देखे लेकिन हमारे चलते पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, वो बेचारे हमारे नीड्स को पूरा करते करते वो बुढ़े हो रहे हैं। हम उनके नीड्स को, उनके सपने को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, उनको सारी खुशियां देंगे जो उन्होंने आज तक पाया नहीं। जो हाथ उनके खाली रह गए थे अभी तक, अब उनको भरूंगा। ये सपना आपके हैं, मैं जानता हूं, मैं आपके नस नक से क्या बोलते हैं, वाकिफ हूँ बच्चे। आप कब क्या सोचते हो मैं भी जानता हूं, मैं भी कल को बच्चा था, मैं भी ये सपने पालता था। तो खैर मैं, चलो खैर ज़्यादा बोलूँगा मज़ा नहीं आएगा, अभी टाइम बहुत गुजर चुका है। थोड़ा घर में जाके सोना भी, मेरा बच्चा रो रहा होगा कि पापा कब आएंगे, कब मेरे साथ सोएंगे, कब खेलेंगे, तो उसके साथ भी खेलना है। सर रात के 2:30 बजे, हाँ उसको भी नहीं सोने देता मैं। वो 1.5 साल का है, लेकिन आज भी उसके कान में भरता हूं कि तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें मेहनत करना है। मेरे बच्चे वो दिन भर रात भर मेहनत करता है, वो वहाँ खेलता है, वहाँ वो सामान गिराता है, कभी वो गाड़ी गिरा देता है, कभी मेरा शीशा गिरा देता है, कभी घड़ी कितनी सारी फोड़ दिया, बट वो भी मेहनत करता है। उसको पता है कि इस दुनिया में आया है तो मेहनत करेगा तभी काम चलेगा। छोड़ो, क्या मैं बोलता हूँ आपको, क्या फ़ायदा। नहीं सर, फ़ायदा है सर, आप हमारे शब्द बोलते हो। हमें भी सर अपने माँ बाप को ना बहुत सारी खुशियाँ देने का मन करते हैं, हम भी देंगे। गुड, फिर आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने तो 31 मार्च की एंट्री पूछी, बट मैं सारी एंट्री आपको बताता हूँ। ये देखो आप मेरे बच्चे, जब हमने लोन लिया था नंबर 1, जब हमने लोन लिया था तो हमने लोन 8 लाख का लिया था फ्रॉम देना बैंक। तो पैसे आए होंगे, जब लोन लूँगा तो पैसे आएंगे बैंक में 8 लाख रुपीज़, और साथ ही साथ हमने लायबिलिटी दिखाया था लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक। ये हमने एंट्री दिखाया होगा मेरे बच्चे, कितने का जी, 8 लाख रुपीज़ का। इसके बाद हमने डिवेंचर्स इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर हमने एंट्री पास किया होगा तो एक एंट्री क्या बन गया होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। ये हमने एंट्री तब किया होगा जब हमने डिवेंचर्स इशू किया होगा एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री आपका कितने का है जी, तो सर 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का हमने डिवेंचर्स इशू किया था एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मेरे बच्चे ये तब एंट्री पास किया गया था जब लोन लिया था। आज कहता है कि 31 मार्च 2018 को आज वो अनेबल टू पे द अमाउंट, वो नहीं पे कर पा रहा है, वो नहीं पे कर रहा मेरे बच्चे, तो फिर मैं क्या करूँगा।
तो सुनो मेरी बात, अब तो जब वो कंफर्म्ड हो गया कि भैया अब तो वो नहीं पे कर पा रहा है, तो पहले इस एंट्री को, जो अभी सस्पेंस वाली बात है, उसको कैंसिल करो, हटाओ इस एंट्री को। तो मैं क्या करूंगा, 10% डिवेंचर, मैं क्या करूंगा 10% डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। कितने से, 10 लाख। मैं इस एंट्री को कैंसिल कर रहा हूं मेरे बच्चे, एंड टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये जो सिक्योरिटी हमने दिया था कोलेट्रल, उसकी जो एंट्री पास की थी, अब सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो अब लायबिलिटी में बनने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग, हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका एंट्री था बीइंग आपका डिवेंचर्स इशूड, डिवेंचर्स इशूड, अब या ऐसे कर दो, बीइंग एंट्री ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी, बीइंग एंट्री फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कैंसिल्ड। हमने कैंसिल कर दो या कह दो रिवर्स्ड, हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया, क्योंकि अब सिक्योरिटी नहीं, अब वो एक्चुअल लायबिलिटी बनेगा। और पता मैं एक और एंट्री क्या करूंगा मेरे बच्चे, अब मैं ये जो लोन मेरा है ना 8 लाख, इसको हटाऊंगा। एक तो लोन फ्रॉम आपका देना बैंक, ये लोन फ्रॉम जो देना बैंक है, इसको मैं हटाऊंगा 8 लाख। और एक लायबिलिटी जो और पहले बन गई थी, वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो यहाँ पे कर्ज बन गया था, कितने का, 2 लाख का। ये दोनों लायबिलिटी, मैंने इंटरेस्ट को बढ़ाने की एंट्री नहीं किया था, बट यहाँ पे एक एंट्री और बनता, खैर उस एंट्री से हटाओ। हमने क्या करना है, वो 8 लाख का डिवेंचर लोन जो हमने इशू करते टाइम पे लिया था, और 2 लाख का जो इंटरेस्ट बकाया मेरे बच्चे, इस दोनों के बदले में अब हमें क्या मिल जाएगा, 10% डिवेंचर्स। लोन जो है अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डिवेंचर्स में यहाँ पे, और वो अब ये लोन हमारा खत्म हो जाएगा, डिवेंचर्स आ जाएगा। बीइंग कहता है कि लोन्स कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, हमने 10% डिवेंचर में इनको क्या क्या कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे बच्चे ये एंट्री पास होगा। ये एंट्री था एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन, जब हमने लोन रेज किया था तब मेरे बच्चे। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो एंट्री पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है कि 31 मार्च को एंट्री क्या होगा। ध्यान रखना, जो सिक्योरिटी आपने इशू किया था, पहले उस सिक्योरिटी को कैंसिल कर दो, क्योंकि अब सिक्योरिटी नहीं, वो एक्चुअल लायबिलिटी बनेगा। और फिर ये जो 8 लाख का लोन था वो, और जो इंटरेस्ट बकाया है, वो सारा कुछ हटा दो, ये दोनों लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एंट्री होगा अगर वो डिफॉल्ट करता है तो। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, क्योंकि सवाल आपके दिमाग में या तो आ रहा होगा या बाद में आ सकता है, मैं वो आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल में, और बताऊं इसी के ऊपर में। एग्जाम्पल नंबर आप लिख रहे हैं यहाँ पे 1, कहता है कि आपका 1 अप्रैल 2000, चलो ले लो 19 को, कोई भी डेट हो सकता है। कहता है कि एक्स लिमिटेड took loan from HDFC रुपीज 8 lakhs, 6 lakhs कर दो, 6 lakhs, and issued 12% debentures of rupees 10 lakhs एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में आपने यहां पे किया। कहता है ऑन 31 मार्च 2022, मतलब 2-3 साल के बाद, टोटल इंटरेस्ट पेबल, जो इंटरेस्ट जो पेबल है, जो कर्ज है मेरे बच्चे, वो कहता है रुपीज 1,20,000। कहता है कि एक्स लिमिटेड कुड नॉट पे, नहीं पे कर पाया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
फुल स्टॉप, मेक एंट्रीज to be passed on 31st March 2022 under both methods। दो मेथड था ना बच्चे, मेथड 1 मेथड 2, तो उस दोनों में क्या क्या एंट्री पास होगा बोलता वो बता दो। समझ लो मेरी बात, मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रीज क्या बनेगा थोड़ी क्लियरिटी और लाने के लिए, ताकि आपको दूसरों से तो आगे निकलना ही है और मैं आपको निकाल के ही दम लूँगा, याद रखना, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मैं आपको बताऊं यहाँ पे पहले आपका मेथड 1 में क्या हुआ होगा। जब भी डिफ़ॉल्ट का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपसे एंड की एंट्री पूछेगा, बट फिर भी मैं पूरा समझा रहा हूँ बच्चे। मेथड 1 में जब 1 अप्रैल को आपने लोन लिया था तो एंट्री क्या बना होगा, लोन फ्रॉम, माफ़ कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जब लोन लूँगा तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 किससे जी, लोन फ्रॉम HDFC, ये हमने एंट्री पास किया होगा। कितने का लोन था, 6 लाख का। फिर बच्चे पहले वाले मेथड में हम कोई डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते, तो ये एंट्री हुआ होगा। फिर बीच में ये, क्योंकि ये इंटरेस्ट कई समय का बकाया होगा, हम इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो सीखना नहीं है। मुझे 31 मार्च 2022 को बताना है कि क्या एंट्री होगा जब डिफ़ॉल्ट हुआ और आप उसको डिवेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर बच्चे यहाँ पे जब हमने लोन लिया था कोई डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री हमने पास नहीं किया, तो हम उसको कैंसिल करने की यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे होगा क्या, एक तो आपका लोन फ्रॉम HDFC, ये जो लोन फ्रॉम HDFC है ये आपका कितने का जी, 6 लाख का। और मेरे बच्चे इंटरेस्ट कितना बकाया हो गया है, 120, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये दोनों ही लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा तो इंटरेस्ट ड्यू करने की आपने एंट्री पास की होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, वो एंट्री चलो कर ही लो ना, चलो कोई बात नहीं। मान लो बीच में जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा तो आपने एंट्री क्या बोला होगा जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और उतना हमें पे करना है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ये बीच में कभी पास हुआ होगा बच्चे जब ड्यू हुआ होगा, कितना इंटरेस्ट जी, 1,20,000 रुपये। एक्चुअली ये दोनों एंट्री आपसे नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वजन नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूँ कन्वर्जन की एंट्री क्या होगी। मेरे बच्चे अगर मैं ये लोन और ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया तो लोन 6 लाख का और ये 120 का, यानी कि 720 जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें जी, 12% डिवेंचर्स अकाउंट में। 12% डिवेंचर अकाउंट में आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, कितना, 720। ये आपका एंट्री हुआ पहले मेथड में। याद रखना ये दो एंट्री आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये एंट्री आपसे पूछेगा कि ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, तो कह देना भैया जब डिफॉल्ट हुआ तो जो हमारा लोन है और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको हमने डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सर सिक्योरिटी तो 10 लाख रुपये दी गई थी, सिक्योरिटी देने से क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, ऐसा नहीं कि अगर हमने 10 लाख का सिक्योरिटी दिया तो 10 लाख के आप मालिक बन जाओगे, ना 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 ना, जितने का डिफॉल्ट होगा उतने से मालिक बनोगे। तो डिफॉल्ट यहाँ पे 720 का, तो 720 हुआ। अब मैं आपको मेथड 2 दिखाता हूँ। मेरे बच्चे मेथड 2 में 1 अप्रैल 2019 को आपने 2 एंट्री पास किया होगा, एक तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम HDFC, और ये लोन कितने का था, 6 लाख का, 6 लाख रुपए का। एक एंट्री और यहां बना होगा मेरे बच्चे, आपका कितना परसेंट डिवेंचर था, 12% डिवेंचर, ये सिक्योरिटी के रूप में जब इशू हुआ था तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये हमने एंट्री पास किया होगा, कितने की सिक्योरिटी, 10 लाख से। तो ये 2 एंट्री हमने पास किया होगा मेरे बच्चे, और बीच में एक एंट्री और बना होगा इंटरेस्ट ड्यू होने का, तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, हमने 120 से इंटरेस्ट डेबिट किया होगा, और क्योंकि अभी पे करना है, लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ गया होगा, हमने ये एंट्री किया होगा।
लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे 31 मार्च 2022 जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया और फिर हम इसको आपका डिवेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे, जरा सुनो क्या होगा। एक तो पहले ये सिक्योरिटी देने वाली एंट्री को कैंसिल कीजिए, यानी कि आपका डिवेंचर्स गलत लिख दिया क्या सर? हाँ सर, आपने गलत लिख दिया, माफ़ करो। एंट्री मेरे बच्चे टू आपका 12% डिवेंचर अकाउंट, और ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये बोला था ना, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री क्या होगा, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले इस एंट्री को रिवर्स करूँगा, यानी कि 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितने से जी? पूरे 10 लाख से, जितने की सिक्योरिटी थी, और मैं वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को भी हटा दूंगा। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। लीजिए, हमने क्या किया, ये एंट्री हमने पहले रिवर्स कर दिया। अब मेरे बच्चे मैं इन दोनों लायबिलिटी को हटाऊंगा, यानी कि एक तो आपका लोन फ्रॉम HDFC अकाउंट डेबिट 6 लाख, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 120, इसको हमने क्या करना है, डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देना है 12% डिवेंचर में। और ये डिवेंचर्स हमने कितने का इशू कर लिया, 720 का। अब फर्क समझो, यहाँ पे मेरे बच्चे डिवेंचर सस्पेंस को कैंसिल करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इशू के टाइम पे हमने डिवेंचर सस्पेंस नहीं लिखा था, तो बस लोन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन सेकंड वाले मेथड में, क्योंकि हमने डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट किया था सिक्योरिटी इशू करने के टाइम पे, तो पहले पूरे 10 लाख से एंट्री कैंसिल कर दो, और फिर जो आपका लोन है और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, दोनों को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दो। 720 जितने का होना है वही तो होगा, 720 आपका। तो ये बात भी ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर में। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है। अभी इसके और भी टॉपिक 2 है, मुझे अभी 2 क्लासेज खींचना है, बट कुछ समय है, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ थोड़ा थ्योरी क्यों ना डिस्कस कर लूँ। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, क्या जानता है। एक तो वो डिवेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंसेज है, मैं आपको बोलते चलता हूँ, आप मेरे बुक में पढ़ लेना, आपके लिए मैंने दिया हुआ है। डिवेंचर एक लायबिलिटी होता है, अरे रुक जा, मुझे एक बात बतानी थी, चलो कोई बात नहीं, बाद में। डिवेंचर एक लायबिलिटी है, और शेयर जो आपका है वो आपका ओनर है जी, कैपिटल फंड है। डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड पे करते हैं। डिवेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, रिडीम करना होता है, शेयर्स रिडीम नहीं करना होता। हाँ, प्रेफरेंस होते हैं, बट इक्विटी रिडीम नहीं करने होते। शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है, दे आर द ओनर ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर लायबिलिटी होते हैं, दे आर नॉट ओनर ऑफ कंपनी। डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं। डिवेंचर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। जब कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो लायबिलिटी वाले को थोड़े बुलाएगी, हाँ उनको बुलाएगी, शेयर होल्डर्स को, मालिक को, क्योंकि दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। आपका रिस्क अगर देखा जाए तो शेयर्स में ज़्यादा है, डिवेंचर में कम है। सर क्यों? क्योंकि शेयर्स पे मेरे बच्चे डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो नहीं मिलेगा। लेकिन डिवेंचर पे क्या होता है कि आपका कंपनी को हमेशा इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये लायबिलिटी है और इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा हमेशा आपका। कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो पहले आपको डिवेंचर का पैसा वापस करना है, क्योंकि लायबिलिटी है, फिर मालिक का पैसा यानी कि शेयर का पैसा वापस किया जाता है। ये भी डिफरेंसेज हो गया। ओनरशिप बता दिया, रिटर्न बता दिया, रीपेमेंट बता दिया। हाँ, डिवेंचर्स जो है दे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स मेरे बच्चे डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, एक्सेप्ट स्वीट SWEET, स्वीट इक्विटी शेयर्स कुछ होता है, प्रोमोटर्स को, डायरेक्टर्स को हम देते हैं, वो आपको अभी नहीं जानना, वो आगे कभी बताऊंगा थ्योरी में, बट थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। सिक्योरिटी बता दिया। हाँ, डिवेंचर्स जो होते हैं, जरा सुन लो मेरी बात, डिवेंचर्स हमारे सिक्योर्ड होते हैं, था ना, सिक्योरिटी की पेमेंट नहीं कर पाया तो ये मिल जाएगा, और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। कुछ डिवेंचर सिक्योर्ड, कुछ अनसिक्योर्ड, मैं आगे बताऊंगा, दोनों तरीके के होते हैं मेरे बच्चे। शेयर्स हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं,
शेयर होल्डर्स के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि हाँ जी अगर आप हमारा पेमेंट नहीं कर पाए तो आप ये लेके चले जाओ, क्योंकि वो मालिक है, मालिक को क्या सिक्योरिटी देना, लायबिलिटी को सिक्योरिटी देना होता है। तो ये हो गया। एक बात और बता दो, डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आगे अभी दिखाऊंगा, रिडम्पशन पढ़ाऊंगा कि आपका जो डिवेंचर्स है अगर कंपनी चाहती है तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। लेकिन मेरे बच्चे शेयर्स जो है वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मालिक जो है दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी, बट लायबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मालिक। मतलब लायबिलिटी आपका कन्वर्ट हो सकता है आपका शेयर्स में, लेकिन शेयर्स जो होता है वो नहीं कन्वर्ट हो सकता आपका डिवेंचर में, मतलब लायबिलिटी में। और वोटिंग राइट तो बता ही दिया, डिवेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनके पास होता है रिस्क। मैंने बता ही दिया कि आपका डिवेंचर में कम रिस्क है, उसमें ज़्यादा है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट बता ही दिया मैंने आपका, ठीक है। और आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे आपका इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आप नीचे डिफरेंस बता रहे एक और, आपका शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर में क्या फ़र्क है। अरे शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के लेंडर होते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, पढ़ो मेरे साथ, फटाफट पढ़ो, थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ खास नहीं है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर के पास राइट है टू कंट्रोल, टू मैनेज, टू वोट इनटू द कंपनी, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। रिस्क जो है मेरे बच्चे शेयर होल्डर को ज़्यादा है, क्योंकि पैसा हमेशा लास्ट में इसको पे करना होता है, डिविडेंड हमेशा लास्ट में इनको मिलता है, तो इनका रिस्क ज़्यादा है, डिवेंचर होल्डर का कम रिस्क है। ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ बातें और भी बना सकते हैं आप। क्या जाता है आपका यहाँ पे, कुछ बातें और भी बना सकते हैं। आओ ना, हम जब बात उठी है और समय इतना पड़ा हुआ है, अभी 2 ही तो बज रहे हैं रात के, 3 4 5 बजने दो ना। आप जरा आओ, एक काम करते हैं, हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स के टाइप, डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं मेरे बच्चे, कई सारा पॉइंट है, कई तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। एक होता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि क्या डिवेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है। मेरे बच्चे सिक्योर्ड का मतलब होता है अगर मैं डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं कर पाता तो वो हमारे किसी एसेट्स को लेके जा सकते हैं। सिक्योर्ड है कि भैया हम आपका पेमेंट नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स को लेके चले जाना। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, आपने पैसा कंपनी को कर्ज दे दिया, अगर मान लो कंपनी कल को डिफॉल्ट करती है तो आप किसी एसेट्स को लेकर नहीं जा सकते, दे आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड। हमारे देश में सिक्योर्ड डिवेंचर्स ज़्यादातर होते हैं, अनसिक्योर्ड बहुत रेयर केस में कभी नाम सुनने को मिलेगा। हमारे देश में सिक्योर्ड होते हैं। और पूरे अकाउंटेंसी में अगर आपको ये नहीं बताता कि डिवेंचर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, तो आपको सिक्योर्ड मानते हुए काम करना है, क्योंकि हमारे देश में यही होता है, ठीक है ना, वो आपको बता दिया है। पढ़ो जरा, सिक्योर्ड डिवेंचर्स के बारे में कहता है, आर दोज डिवेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय इधर ए फिक्स चार्ज और ए फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या, कोई एक एसेट्स, जैसे हमारे उस एग्जांपल में मशीन आपको दिया गया था जी, वो फिक्स चार्ज था। फ्लोटिंग का मतलब कि कोई भी एसेट्स, समझो मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ फिक्स फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है। मैं गया एक आईसीआईसीआई बैंक के पास, कहा कि भैया मुझे 5 लाख का लोन दो। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी दो। हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपका पेमेंट ना कर पाऊं तो मेरा स्टूडियो आप लेके चले जाना, मेरा स्टूडियो लेके चले जाना। तो मेरे बच्चे, मैंने उनको फिक्स चार्ज दिया। कोई एक पर्टिकुलर एसेट्स अगर मैं सिक्योरिटी के रूप में देता हूं तो फिक्स चार्ज कहते हैं। फिर मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, मैंने कहा कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी दो। हमने कहा मेरे स्टूडियो को छोड़ दो, और स्टूडियो को छोड़ के जितने भी एसेट्स मेरे हैं वो सारा मैं आपको सिक्योरिटी के रूप में देता हूँ। मतलब आप मेरे किसी भी एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, मेरे पास जो बाकी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, एसी है, लाइट्स हैं, मेरे पास आपका बिल्डिंग है, मेरे पास आपका इक्विपमेंट है, मेरे पास कंप्यूटर है, फिर एचडीएफसी बैंक किसी भी एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। तो मैंने कहा कि जो डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं ये 2 तरीके का होता है, फिक्स चार्ज और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में कोई पर्टिकुलर एसेट्स हमने सिक्योरिटी के रूप में दिया है, और फ्लोटिंग में कोई भी एसेट्स आप मेरा कोई भी लेकर जा सकते हो अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। और अनसिक्योर्ड तो आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ सिक्योर्ड ही नहीं है, वहाँ तो कोई सिक्योरिटी हमने दिया ही नहीं मेरे बच्चे।
आई बात समझ में? सर हाँ, सर हाँ। अच्छा, फिर कहता है सेकेंड वाले में फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि आपके जो डिवेंचर्स हैं दो तरीके के होंगे, या तो रिडीमेबल रिडीमेबल या फिर होंगे इरिडीमेबल। सर दोनों में क्या फर्क है मेरे बच्चे? क्या लिख दिया मैंने? ओहो, इरिडीमेबल। सर दोनों में क्या फर्क है? रिडीमेबल जो होते हैं मेरे बच्चे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं। रिडीम होने का मतलब कि इनका पैसा एक समय के बाद हमें वापस करना होता है। वो पहले डिसाइड होगा कि भैया डिवेंचर्स कितने ईयर्स के लिए हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने समय के लिए डिसाइड किया गया है उतने समय के बाद इनका पैसा वापस करना है। दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल, रिडीम करना, रिपे करना। इरिडीमेबल का मतलब कि कभी भी पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। जब तक कंपनी चलेगी तब तक आपका यहाँ पे पैसा रहेगा। वो पैसा तभी आपको वापस किया जाएगा वंस कंपनी इज लिक्विडेटेड, अगर कंपनी बंद होती है। दोबारा सुनिए, रिडीमेबल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें इनका पैसा वापस करना होता है। इरिडीमेबल का पैसा हमें कभी भी वापस नहीं करना होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। इट इज पेड ओनली इन केस कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड। अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तभी ये पैसा वापस किया जाता है। इसको बोलते हैं इरिडीमेबल। सर हमारे देश में क्या होता है? रिडीमेबल मेरे से, ये बहुत मैंने कभी नाम ही नहीं सुना ऐसा, बट क्योंकि टाइप पढ़ाया जा रहा है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। हमारे देश में सारे रिडीमेबल होते हैं, यानी कि पूरे अकाउंटेंसी में अगर कुछ साफ साफ शब्दों में ना बताए तो डिवेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल टू बी एज्यूम्ड। रिडीमेबल एंड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है बच्चे और रिडीमेबल है, ये हमारे देश में चलता है। बात समझ आ रही है? मैं चीज़ें बताए भी जा रहा हूँ आपको यहाँ पे। गले की तो आज बैंड बज गई है, लेकिन अभी है कुछ समझाने वाला पॉइंट, मैं समझा देता हूँ। एक आपका होता है यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, और एक बता रहा अनरजिस्टर्ड बियरर डिवेंचर्स, यानी कि फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखेंगे थर्ड में आपको यहाँ बताया जा रहा है फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे बुक में है मेरे बच्चे, आप देखेंगे वहाँ पे रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनका रिकॉर्ड। पता है जितने भी डिवेंचर्स होते हैं ना, डिवेंचर होल्डर, उनका नाम हमारे रजिस्टर में मेंशन होता है। डिवेंचर्स रजिस्टर, डिवेंचर का जितने मालिक होते हैं उनका हमारे पास एक रजिस्टर में नाम मेंशन होता है मेरे बच्चे। तो अगर डिवेंचर होल्डर के नाम हमारे उस रजिस्टर में मेंशन है कि हमारा कौन डिवेंचर होल्डर है, हम उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड, उनका नाम रजिस्टर्ड है, हमें पता कि इस डिवेंचर का मालिक कौन है। लेकिन मेरे बच्चे बियरर डिवेंचर जो होते हैं ना, उन बियरर डिवेंचर का कोई नाम उसमें नहीं होता। मतलब ये जो डिवेंचर है ना, ये डिवेंचर जो है, ये बियरर का मतलब होता है कि जिसके पास भी ये डिवेंचर होगा वो उसका मालिक कहा जाएगा। इनका नाम हमारे पास मेंशन नहीं है। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, अगर वो डिवेंचर किसी को बेचा जाएगा तो उसका नाम हमारे रजिस्टर में चेंज कराना पड़ता है। लेकिन जो बियरर रजिस्टर होते हैं उसका नाम हमारे रजिस्टर में मेंशन ही नहीं होता। वो हम कहते हैं भैया जिसके पास हो उसका मालिक है। सर ऐसा डिवेंचर क्यों इशू किया जाता है? करते हैं बच्चे। पता है जब भी शेयर्स या डिवेंचर्स एक नाम से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है ना, तो कंपनी चार्ज लेती है। ब्रोकरशिप होता है, बहुत तरीके के चार्जेज होते हैं। बियरर डिवेंचर का नाम ही मेंशन नहीं है, तो वो आराम से ट्रेडिंग हो सकता है। मेरे पास है, मैंने आपको बेच दिया, आप किसी और को बेच दो, तो डिवेंचर का पैसे का लेन देन होगा। डिवेंचर को एक नाम से दूसरे नाम में ट्रांसफ़र करने के चार्ज नहीं लगते, उसको बोलते हैं बियरर डिवेंचर। तो आप जरा देखो ना, ये क्या बता रहा है रजिस्टर्ड डिवेंचर के बारे में। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ होल्डर। जो कंपनी, जो डिवेंचर होल्डर का नाम जो होता है जिस रिकॉर्ड में, उसमें उनका नाम मेंशन होता है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। हम डिवेंचर का जो रिपेमेंट करते हैं या जो इंटरेस्ट पे करते हैं उन्हीं का जिनका नाम वहाँ पे मेंशन होता है। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इन द केस रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। अगर यहाँ पे इस रिकॉर्ड से नाम ट्रांसफर होता है तो आपको यहाँ पे
ट्रांसफर डेट ट्रांसफर बनाना होता है बच्चे, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। बियरर डिवेंचर में कहता है आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ होल्डर। जो डिवेंचर का होल्डर है, मालिक है, उसका नाम रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होता। दिस डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरी। मैंने आपको डिलीवर्ड कर दिया, आप उसके मालिक बन जाओ। हाँ, हम आपसे पैसे लेंगे। कहता है कि इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेज कूपन अटैच टू द डिवेंचर। उस डिवेंचर में कुछ कूपन होते हैं, जब इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी आप उस कूपन को प्रेजेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आपका बियरर डिवेंचर आपका, ठीक है ना। 3 तरीके का देखा हमने। पहला आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज के बारे में बताया। फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपका हमने देखा जी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल एक टाइम के बाद रिडीम होगा, इरिडीमेबल कभी भी रिडीम नहीं होगा। कब होगा? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ओनली। फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देखा? रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड जो रिकॉर्ड होता है उसमें उनका नाम मेंशन होता है, जिसका नाम मेंशन होगा रिकॉर्ड में उसी को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट होगा। बियरर में जो उसको बियर करता है मेरे बच्चे, वो कूपन प्रेजेंट करेगा, उसी को इंटरेस्ट पे किया जाएगा या अमाउंट पे किया जाएगा। बियरर का नाम रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है। इट इज ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी। मैं आपको दे दूंगा, आप उसके मालिक बन जाओगे। अगला कहता है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे बच्चे ये समझना, क्योंकि आगे इसका नाम बहुत अच्छा यूज होता है। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी डिवेंचर 2 तरीके के होते हैं, एक आपका फर्स्ट डिवेंचर और एक होता है सेकंड डिवेंचर। प्रायोरिटी मतलब जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अगर कंपनी ने इस 2 तरीके का डिवेंचर इशू किया, फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर, तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी पहले फर्स्ट डिवेंचर को, फिर सेकंड डिवेंचर को। अगर कंपनी इनका पेमेंट करती है तो मेरे बच्चे पहले फर्स्ट डिवेंचर को फिर सेकंड डिवेंचर को। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के एसेट्स को बेच के जब लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा तो पहले फर्स्ट डिवेंचर को फिर सेकंड डिवेंचर को। प्रायोरिटी किसको प्रेफरेंस दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया है, तो फर्स्ट डिवेंचर को ज़्यादा, सेकंड को कम। आपका होती कई सारी कंपनी जो बोलती है भैया हम फर्स्ट डिवेंचर इशू कर रहे हैं, सेकंड फर्स्ट डिवेंचर जिनको पहले पेमेंट किया जाएगा, सेकंड डिवेंचर फर्स्ट डिवेंचर पेमेंट करने के बाद इनको पे किया जाएगा। ठीक है, हमेशा चाहे वो आपका यहाँ पे जब आपको अमाउंट जो पे किया जाएगा जी, कल को कंपनी बंद हो तो इस तरीके से आपका होता है। उसके बाद आपका मेरे बच्चे 2 अभी और हैं, एक आपका कूपन रेट के मुताबिक और एक आपका कन्वर्टेबिलिटी। तो मैं आपको ये 2 पॉइंट आपको जो पहले तो कन्वर्टेबिलिटी समझा देता हूँ। कन्वर्टेबिलिटी डिवेंचर्स जो कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल का मतलब कि डिवेंचर्स को हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और डिवेंचर्स में या किसी शेयर्स में। मतलब व्हेन डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू सम अदर सिक्योरिटी आफ्टर गिवन टाइम पीरियड, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। मैं सिखाऊंगा रिडम्पशन में कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप समझ लेना, डिवेंचर्स है, कल अगर शेयर्स में, इक्विटी में, प्रेफरेंस में या किसी और डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, हम उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसको किसी और में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो डिवेंचर तो डिवेंचर ही रहेगा और यही रहेगा, किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है वो भी 2 तरीके का, पार्टली कन्वर्टेबल या फुली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल में डिवेंचर्स का कुछ पार्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल में पूरा का पूरा वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और सिक्योरिटी में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी के मुताबिक कहता है पार्टली कन्वर्टेबल, एक तो कन्वर्टेबल, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में फिर समझा रहा है पार्टली कन्वर्टेबल और फुली कन्वर्टेबल। फुली कन्वर्टेबल पूरा का पूरा डिवेंचर किसी और में कन्वर्ट हो जाना, पार्टली मतलब कुछ उसका पार्ट, कैसे मैं रिडम्पशन में सिखाऊंगा। नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। मेरे बच्चे आज हम इतनी ही बातें करते हैं, ज़्यादा थ्योरी होगा तो फिर कहीं आप सो ना जाओ, मुझे डर लगता है कभी आपको देखकर। तो मैं आज क्लास यहीं रोकता हूँ। अगली क्लास में कूपन रेट का जो मतलब है वो आपको समझाऊंगा डिवेंचर को लेकर। और हाँ, अभी इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपका। मेनली 2 टॉपिक है, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करना, डिवेंचर को राइट ऑफ करना, और भी बहुत सारी बातें, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, बहुत सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। आज मेरे बच्चे इतनी ही बातें करता हूँ और मैं हमेशा बाय बाय टाटा करता हूँ, लेकिन आज मैं कहता हूँ शुभ रात्रि। आप सोएं, आज अभी सोएं जब पढ़ रहे हो तब, या उसके बाद या रात को जब भी, लेकिन हम अगले दिन तो और मस्ती करेंगे, मस्त टॉपिक को पढ़ेंगे। आज बस बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा बच्चे।